हेलो फ्रेंड्स। जैसे आपको पता ही होगा कि एसएससी जी का जो एग्ज़ाम है आपका नवंबर में आपको 14 नवंबर 14 15 16 3 दिन होने को आपकी डेट आ चुकी है। इसमें आज हम एसएससी जी प्रीवियस ईयर में लगभग जो 2007 में आपके नॉन टेक पोर्शन था उसको देखेंगे। आपको पता ही होगा कि जो आपका एसएससी जी का जो पैटर्न होता है आपका 100 का नॉन टेक होता है और आपका 100 का टेक्निकल होता है। तो ये मान लीजिए कि जो आपके सिलेक्शन में आपका जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो आपका नॉन टेक होता है। ठीक है, तो नॉन टेक में आपका जो एसएससी जे का जो पैटर्न रहता है वो आपका जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसी के बेस में या उसी के जैसे क्वेश्चन को आपको वो फिर से आपको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम 2007 देखिए, जो 2007 में जब स्टार्टिंग हुई थी तो एसएससी जे का पेपर 100 नंबर का आता था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से आपका 25 आपका नॉन टेक का क्वेश्चन रहता है और 75 आपका टेक्निकल का क्वेश्चन रहता है। तो फ्रेंड्स आज हम नॉन टेक में आपका 75 क्वेश्चन देखेंगे, मतलब 75 क्वेश्चन ही आए थे तो उसको हम पूरा नॉन टेक पोर्शन ही देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप देख ही भी रहेंगे एस एस जे जूनियर इंजीनियर 2007 का CPWD। ठीक है, पेपर 1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग लिक्विड इज, द्रवावस्था में सर्वोच्च चालक कौन सा है? ठीक है, तो जल, मरकरी, ईथर, अल्कोहल। तो आपको पता ही है आपका कौन सा होगा, आपका मरकरी होता है। ठीक है, अगर ठोस अवस्था में पूछा जाए तो कौन सा है आपका एजी कौन सा होता है आपका सिल्वर। तो सिल्वर आपका मैक्सिमम आपका अगर पूछा जाए नॉर्मल, अगर यहाँ पर लिक्विड ना लिखा होता एजी ऑप्शन में होता तो कौन सा होता आपका एजी, मतलब चांदी आपका बेस्ट कंडक्टर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का। दूसरा नंबर कौन सा था आपका, तो बता देते हैं। ठीक है, इसका आंसर तो आपका मरकरी हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा आपका ए सिल्वर होता है। ठीक है, ठीक है, सिल्वर के बाद कौन सा होता है आपका एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, सॉरी, एजी के बाद आपका क्या होता है कॉपर होता है। ठीक है, कॉपर के बाद इसके होता है एल्यूमिनियम। तो ये बेस्ट कंडक्टर आपके माने जाते हैं। ठीक है, तीनों माने जाते हैं। तो देख ही लेते हैं क्या होता है मरकरी, आपको पता होगा धातु वर्ग का है या द्रवावस्था में पाया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च चालक इसी प्रसार की दर उच्च होती है अतः इनका ताप मापने में या ताप मापे आपको पता होगा जैसे थर्मोमीटर होता है आपका। ठीक है, ताप मापने वाला, तो उसमें कौन सा मरकरी आपका भरा होता है। आपने देखा भी होगा कि जैसे रूम टेम्परेचर को आपको मेज़र करने के थर्मामीटर में क्या करते हैं आपको वो आपको HG आपका मरकरी यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखते हैं। वायुमंडल का जो स्तर रेडियो तरंगों को वापस से पृथ्वी पर भेजता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन से पता लग रहा है आयन मंडल। आयन मंडल क्या होगा, जैसे आयन को भेज रहा है तो उसका सिंपल से क्या हो जाएगा आपका आयन मंडल, आयनोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, आयन मंडल यहाँ उपस्थित गैसों के कण विद्युत आवेशित होते हैं। ऐसे विद्युत आवेशित युक्त कणों को आयन कहते हैं। जब रेडियो तरंगों को पृथ्वी से प्रेषित किया जाता है तो आयन मंडल द्वारा इन्हें परावर्तित कर पृथ्वी को वापस भेज दिया जाता है। तो सिंपल आपको पता होगा 5 मंडल होते हैं आपके। ठीक है, 5 मंडल होते हैं। ठीक है, आपको पूछा जाता है यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है कि ओजोन, जो ओजोन O3 होती है आपके कौन से मंडल पर जाते हैं, तो समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। तो इसी क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन है उसी से बेस पे मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको बता सकूं। तो ठीक है, जो आयन मंडल यहाँ पे तो जो आपका जो आयन जो ये होते हैं आपके रेडियो तरंगे होते हैं वो टकरा के वापस आती हैं। ठीक है, और उन्हीं जो 5 मंडल में से आपकी जो होती हैं 5 मंडल में से आपकी जो ओजोन पाई जाती है आपकी O3, तो आपका समताप मंडल में पाया। आपको पता है ये क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, बीच में मध्य मंडल कहा जाता है, ये समताप मंडल कहे जाते हैं। ठीक है, ये आपका बहिर्मंडल कहा जाता है, ये आयन मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो कहाँ होता है आपका निर्वात। निर्वात में आपका क्यों होता है, क्योंकि निर्वात में कोई भी आपका मीडियम नहीं होता है। अगर मीडियम नहीं होता है तो उसके जो विरुद्ध कोई वस्तु अगर नीचे आ रही है तो उसके विरुद्ध कोई आपका विपरीत आपका कोई बल नहीं लग रहा होगा, जिससे वस्तु का आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको पृथ्वी अपने जी का मान मैक्सिमम होगा, जिसके कारण पृथ्वी ज़्यादा आप उसके गुरुत्वाकर्षण द्वारा आपको नीचे खींच सकती है। ठीक है, तो मिक्स में कहाँ पर होगा, वैक्यूम होगा। देखिए एक्सप्लेन देखते हैं इसका। किसी वस्तु भार निर्वात में सर्वाधिक होता है किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा हो उसे वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। जबकि उस वस्तु को पृथ्वी जिस बल से आपका तरफ खींचती है, मतलब जी का मान जो आपका पृथ्वी किस बल से आपको पृथ्वी खींच रही है 9.8 होता है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किस बल से खींच रही है तो उसको आपको भार कहते हैं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगा कि जो
जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटिव मैं मुझे जितना भी उसमें बता पाऊँ मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन क्वेश्चंस के इस क्वेश्चंस के अलावा मैं जितने क्वेश्चन बन सकते हो मैं उनको बताने की आपको कोशिश करूंगा, ठीक है। देखते हैं महासत्य एक नियत राशि जब एक गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनशील होता है, पता है। एक वस्तु के बाद जल निर्वात दूसरे घर उपस्थित आ ले जाना भिन्न होता है, ठीक है। आपको पता होगा जैसे एफ इक्वल को क्या होता है आपका एम जी होता है, ठीक है। एम जी एम का द्रव्यमान होता है, ठीक है। जी 9.8। आपको पता होगा जो आपको ध्रुव होते हैं, ठीक है। ध्रुव पे आपका क्या होता है मैक्सिमम होता है, ध्रुव मतलब पोल पे आपका जी का मान मैक्सिमम होता है, इस तरह, ठीक है। याद रख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सूर्य जिस गुरुत्वाकर्षण बल के साथ पृथ्वी को आकर्षित करता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो वह उस बल से कम है जिससे सूर्य को पृथ्वी आकर्षित करती है उतना ही जिससे सूर्य को पृथ्वी आकर्षित करती है। देखो क्या होता है आकर्षण प्रतिकर्षण बल होता है, जितना फोर्स पृथ्वी लगाते सूर्य पे उतनी आपकी सूर्य आपकी पृथ्वी पर लगाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं इसमें ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण दूसरे कण पर आकर्षित प्रकृति का एक बल आरोपित करते हैं जिसकी दिशा पिंड के गुरुत्वीय केंद्र की तरफ होता है, हमें उस गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में तारों ग्रहों उपग्रहों का जो निकाय का एक निश्चित व्यवस्था स्थापित है वह इसी का परिणाम है। अतः जिस गुरुत्व बल से सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है उसे गुरुत्व बल से आपकी पृथ्वी आप उसको सूर्य को आकर्षित करती है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पृथ्वी सूर्य के चारों एक वृत्तीय कक्षा में घूमती है, उसे घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल सूर्य तथा पृथ्वी पर लगाए गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होते हैं। आपको अगर कभी पूछा जाए तो क्या होता है आपको प्रोस क्या होता है एम जो फोर्स होता है आपको क्या आप बोल सकते हैं आपको कैपिटल जी M1 M2 और उसका लिए आपको गुरुत्वाकर्षण का आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो एस्ट्रेस हो जाने का लेकिन आप बताएं कहीं पे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक वर्क डन होल्डिंग वेट इन 25 kg एट हाइट ऑफ 1 मीटर अबव द ग्राउंड इज 25 kg के भार को भूमि से 1 मीटर उठाने पर पकड़ने का कितना कार्य किया जाता है, ठीक है। आपको पता होगा फ्रेंड्स जो डब्ल्यू होता है क्या होता है बल गुणा विस्थापन होता है, एम डी कॉस थीटा बोल दिया जाए या डब्ल्यू पी डी कॉस थीटा बोल, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें सिंपल से आपका वर्क क्या हो जाएगा एफ एफ इक्वल होता है एम में, तो जो डब्ल्यू इक्वल होता है जैसे बल गुणा विस्थापन था, ठीक है। तो एफ इक्वल क्या होता है आपका एम में होता है, ठीक है। एम का आपका द्रव्यमान होगा 25 जो यहाँ पे ले रखा है, ए आपका एक्सीलेटर 9.8 जी का मान लेंगे, ठीक है। एम डी का मान 1 है, अब कॉस थीटा कॉस 90 का मान आपका क्या है 0 है, तो वर्क आपका 0 है। क्योंकि आपको कभी भी अगर क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कभी कोई सामान सर पे उठा के चल रहा है तो इसमें कितना आपको कहीं भी आपका 90 डिग्री पे आपका कोई वर्क हो रहा है तो उसका वर्क आपका 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है क्योंकि आपका कॉस 90 आपका 0 होता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई, ठीक है, तो अप्रवाहित रहती दिन की लंबाई। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई अप्रवाहित रहेगी क्योंकि दिन रात की लंबाई का संबंध पृथ्वी के घूर्णन से है। अभिभ्रमण और परिक्रमण पृथ्वी को दी गई गतियाँ हैं। परिभ्रमण गति द्वारा पृथ्वी अपनी धुरी पर बराबर चक्कर लगाती है और परिभ्रमण कदम पर 66 डिग्री का कोण बनाती है सूर्य के चारों ओर। इन गतियों के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात का होना, तो आपको पता ही होगा जो आपको पृथ्वी अपनी अक्ष से झुकी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। और जो आपका परिक्रमा जो थे वो 66.5 डिग्री आपकी झुकी हुई थी, जिस थोड़ा वो झुकी हुई कारण क्या मौसम परिवर्तन होता है आपके साइड देखने का 23.5 डिग्री झुके हुए के कारण, ठीक है। और जो अपनी परिता अपने अक्ष में घूम रही है पृथ्वी उससे आपका दिन रात होता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जिन बच्चों को विशेषता पश्चिमी देशों में बहुत कम धूप मिलती है वे किस रोग से ग्रस्त रहते हैं, तो किस रोग से आपको सूखा और रिकेट्स आपको पता होगा आपका वाइटामिन जो आपको पता होगा जो आपको रिकेट्स होता है विटामिन डी के कारण होता है, ठीक है। आप डी के देखिए विटामिन डी आप कहाँ से मिलता है आपका सन से मिलता है, सूरज से मिलता है। अगर सूर्य की किरणें कम होंगी तो जाहिर सी बात आपको विटामिन डी की कमी होगी, विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा आपका सूखा रोग आपका रिकेट्स आपका बिल्कुल रोग जो बच्चों में पाया जाता है। रिकेट्स में क्या होता है कि जो पैरों की हड्डियाँ होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं थोड़ा एक्सप्लेन देखते हैं क्या दे रखा है इनमें। जिन बच्चों को धूप बहुत कम मिलते हैं उन्हें रिकेट्स सूखा रोग नामक रोग हो जाता है। यह रोग विटामिन डी की कमी से होता है। सूर्य की किरणें त्वचा में उपस्थित इर्गेस्ट्रोल को विटामिन डी परिवर्तित कर देती है। यह रोग इसका भी जो होता है विटामिन सी की कमी तो बंधता वाइटामिन बंधता या रोग विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका। इस तरह से आपका बहुत सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर वाइटामिन अगर ए की बात की जाए तो आपको विटामिन कौन सा होता है रतौंधी हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी आपका बेरी हो जाता है,
बेरी बेरी हो जाता है। इसके सी का आपका पता होगा, आप सी का आपका स्कर भी हो गया, डी का आपका रिकेट्स हो गया, ए का आपका प्रजनन हो गया, के आपका प्लेट जो आपका थक्का बनाने के काम आता है विटामिन के हो जाएगा। इस तरह से जितना आप क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकता है जिस लेवल तक आगे तक, वो हम पूरा बताएंगे। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ को दृढ़ और अधिक उछलने वाला बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो कौन सा मिलाया? सल्फर। आपको पता होगा, जो भी आपको कहीं पे अब अगर रबड़ आ जाए और कहीं पे आपको पूछ दिया जाए कि कौन सा कार्बन इसमें योग है इसमें, तो सल्फर आँख मार के आपको आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, सल्फर जो उसमें मिला होता है उसमें अपने रबड़ में ही आपका ज़्यादातर यूज़ होता है। देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ को दृढ़ और अधिक उछालने में बनाने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। रबड़ भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले एक प्रकार के वृक्ष के दूध से प्राप्त होता है। इस दूध को लैक्टेस कहा जाता है। लैक्टेस रबड़ दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रबड़ होता है, एक विशेष जाति के पेड़ों से निकलने वनस्पति दूध लेटेक्स प्राप्त होता है। इस सिंथेटिक जो हम रबड़ बनाते हैं या कृत्रिम रबड़ है, इसके विकास का श्रेय मैथ्यू एम हैरिस को जाता है। उन्होंने आइसोप्रीन को सोडियम के साथ 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रक्रिया कराकर प्राकृतिक रबड़ के सस्ते बहुलक पॉलीमर प्राप्त किए हैं जो सस्ते रबड़ कहलाते हैं। भारत में रबड़ का सर्वव्यापी ये पूछा सकता है, भारत का सर्वाधिक जो उत्पादक है रबड़ कौन सा? तो आपका केरला है। ठीक है, केरल आपका सर्वाधिक रबड़ का उत्पादक है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं मानव शरीर में अधिकतम मात्रा होती है, तो किस चीज़ की मात्रा होती है? आपकी वाटर। आपको पता है जो इंसान की बॉडी होती है लगभग आपका 70% आपका वाटर से ही बनी होती है, तो वाटर की मात्रा इंसान की बॉडी में आपका मैक्सिमम पाया जाता है। देखते हैं एक्सेलेशन है, देखते हैं इसमें मानव के शरीर में सर्वाधिक मात्रा जल में होती है। मानव शरीर में भार का आपका 65 to 75% आपका वेरिएशन होता है। पहले ऑप्शन में इतना नज़दीक नहीं देंगे आपको, तो आपको 65 देंगे सब। इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस में देखें, क्योंकि बोला जाए कहीं पे आपको 75 मिलेगा, कहीं पे 70 मिलेगा, कहीं पे 65 मिलेगा, तो इसलिए इसमें रेंज दिया गया है कि 65 से 75 के बीच आपका जल होता है। प्रोटीन क्या होता है? मानव शरीर के लगभग 15% आपका प्रोटीन से बना होता है। वसा क्या होता है? वसा आपका जो वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख कारक है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बने होते हैं। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, वसा क्या होता है कि जब हमें अगर खाना वगैरह ना खाएं तो वसा के जो अतिरिक्त हमें एनर्जी जो होती है वो हमें वसा से ही मिलती है, जो हमें शरीर में आपको फैट के रूप में आपके स्टोर रहती है। ठीक है, ज़्यादा फैट नहीं लेकिन एक लिमिट का फैट। देखिए प्लाज्मा क्या होता है आपका, यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय पदार्थ जो आयतन के हिसाब से लगभग ये पूछा जाता है, भाग पूछा कितना परसेंट पाया जाता है? आपके 55% जो भाग हो, शेष 45% आपका विद्युतीय कणिकाएँ होती हैं। प्लाज्मा में 90% जल होता है तथा शेष 10% में प्रोटीन तथा कार्बनिक आपका कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जठरांत्र शरीर के अन्य भीतरी अंगों की जांच के लिए प्रयोग की जाने वाली एक तकनीक एंडोस्कोपी की परिघटना पर आधारित होती है। ठीक है, आपको पता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के आपको, ठीक है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन को पता होगा, ये अभिलंग है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन ये होता है कि जब आपको इस तरह से आपको कोण में एक ऐसे कोण में आपका, जैसे ये आपका तो बता देते हैं, यह आपका विरल है। ठीक है, विरल है और ये आपका जल है, सघन माध्यम है। ठीक है, जल। तो आपको यहाँ से अगर कोई ऐसी किरण दिया जाए जिससे आपका ऐसा एंगल बन रहा हो कि वह जो किरण है वो ना यहाँ से आपका अपवर्तन ना होके जल में ही पुनः आपका क्या हो जाए, अपवर्तन हो जाए। ठीक है, जल है, जल में ही आपका पूरा प्रावर्तन हो जाए, तो इसे क्या होता है? पूर्ण आंतरिक आपका प्रावर्तन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं एंडोस्कोपी क्या होती है आपकी। इस तरह से ये आपकी घटना होती है। एंडोस्कोपी क्या होती है? मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का निरीक्षण करने के लिए प्रयुक्त यंत्र को एंडोस्कोपी कहा जाता है। इसके प्रकाश नलिका का उपयोग किया जाता है जिसमें पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन द्वारा अंगों का चित्र लिया जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं आपका सीपीयू। आपको पता होगा, आपको जो सीपीयू में होते हैं, सीपीयू के आपके जो भाग होते हैं उसमें रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर क्या करते हैं? आपका जो बिट रहती है आपकी, जो पता होगा आपका बिट जो आपकी रहती है आपका 0 या 1 जो आपकी बिट कही जाती है कंप्यूटर में यूज होने, तो उनको स्टोर करने का काम कौन सा करता है? आपका रजिस्टर। रजिस्टर का अर्थ ही होता है, जो रजिस्टर आपको पता होगा जैसे हम कॉपी बनाते हैं रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें डेटा आपका डेटा लिख पाते हैं, तो इसी तरह से इसमें रजिस्टर में क्या होता है? आपका डेटा एकत्रित होता है, इसलिए उसका रजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो रजिस्टर उच्च गति स्मृति है जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपका स्थित रहता है। ठीक है, द एडल्ट ह्यूमन स्केल्स कंसिस्ट ऑफ, मानव शरीर में कंकाल, ये तो पता होगा बच्चों को पता है, 206 आपकी बोन्स पाई जाती हैं। अगर पेशियाँ पूछी जाए तो पेशियाँ कितनी होती है? 625 तक आपकी पेशियाँ होती हैं, अगर पेशियाँ पूछी जाए। ठीक है, हड्डी का एक याद रखना। ठीक है, 206 625 करीब आपको पेशियाँ होती हैं। ठीक है, मानव कंकाल में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं जबकि शिशु अवस्था में लगभग 300 पाई जाती हैं। अस्थियों में ओसिन नामक प्रोटीन होती है जो अस्थियों में मुख्यतः कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट
आकार में पदार्थ से बने होते हैं। ठीक है वैसे इस तरह से आपको 2-3 डेटा यहाँ पर रखना पड़े। बच्चों में 300, यहाँ पे 206 और किससे बनी होती है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट से आकार बनी से बनी होती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम का लेखक कौन है? ठीक है, तो न्यू मिलेनियम का लेखक कौन है आपको देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं, अब्दुल कलाम है, मिचेल स्पेंस है, आपका देखते हैं कौन सा है, विक्रम सेठ है, वीएस नारायण है। तो किस कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, जो इंडिया 2020 के विजन फॉर द न्यू मिलेनियम के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। यह पुस्तक 1998 के प्रकाशित हुई थी। आपको पता ही है, आप एपीजे अब्दुल कलाम को अब ऐसे भी आ सकता है कि जो एपीजे अब्दुल कलाम है उनको क्या किया जाता है, तो मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आपको क्या किया जाता है, आपका अब्दुल कलाम जी को आपको कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा जिसका नाम था आपका स्वदेश आंदोलन। ठीक है, सिंपल बात है, आपको स्वदेश आंदोलन आपका उस समय छेड़ा था। देख भारत छोड़ो आंदोलन अगर देखा जाए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ठीक है, जिसमें आपका गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? आपका करो या मरो का आपका नारा दिया था। ठीक है, जबकि जबकि स्वदेश आपको पता ही बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 हुआ था, जिसमें आपका कांग्रेस 2 दल में बट गई थी आपका, अगर नरम दल और गर्म दल में आपका यहाँ पे बट गई थी। ठीक है, इसके बाद लगभग 11 साल बाद 1916 में लगभग आपका पैचअप हो गया था। फिर गर्म दल और नरम दल एक साथ फिर से उनका जो मुठभेड़ था वो आपका खत्म हो गया था। ठीक है, देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1905 बंगाल विभाजन के फलस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक संपन्न एक बैठक स्वदेशी आंदोलन की घोषणा तथा बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के 16 अक्टूबर 1905 के दिन पूरे बंगाल में शोक के दिवस के रूप में मनाया गया। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन गीत देखा गया क्योंकि इंपॉर्टेंट था, इसलिए इन्होंने भी दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था? 7 अगस्त 1905 बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम मुख्यतः किसका था? तो किसका था आपका? बाबर ने ये सब किया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन बाबर के बारे में। तो बाबर ने मुगल प्रशासन को दिल्ली के सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम किया। उन्होंने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने को बादशाह घोषित किया। उसने बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल बादशाहों को खलीफा के नाम से दीर्घ आधिपत्य से भी मुक्त करा दिया। अब वे किसी सत्ता या व्यक्ति के अधीन नहीं रह गए थे। ठीक है, तो ये काम किसने किया था? बाबर ने किया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखते हैं। देखो हिस्ट्री जो आएगी आपकी SSC में, वो आपकी जैसे इंपॉर्टेंट जो आपके नाम सुने हैं जो बहुत डीप नहीं, जैसे आपने अकबर सुना होगा, अपना औरंगजेब, उनका पूरे मुगल जो आपको शासक आए, अकबर हो गया, आपका औरंगजेब हो गया, आपका अशोक हो गया, इस तरह से आपका बाबर हो गया, जो आपने मेन आपको सुना है, केवल उन्हीं के बारे में अगर पढ़ के भी जाते हो तो आपके क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। जो आप हाईलाइट्स जो आपके व्यक्ति हुए हैं कभी हिस्ट्री में, उन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं को आसानी से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में किस पद का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? ठीक है, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को कोई भी आपका आर्टिकल उसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री वैसे इस बार भी नहीं है, वैसे बहुत 1-2 बार ही शायद ऊपर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपका बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फैसिलिटी में क्या दिया है देख लेते हैं। उप प्रधानमंत्री का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था के कारण संविधान के प्रावधानों से हटाकर इस पद का सृजन किया गया है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, लोकसभा का उपाध्यक्ष, संविधान के अनुच्छेद 93, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, इसको ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्ति का वर्णन दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन? संविधान के 89 में राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति का उपबंध किया गया है। राज्य विधानसभाओं का उपाध्यक्ष, संविधान के अनुच्छेद 178 में राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रबंध किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक बार आर्टिकल इनको ध्यान में रखना। आर्टिकल से ही क्वेश्चन आते हैं आपके जब आपका SSC का पेपर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो बिल्कुल लोकसभा का जो अध्यक्ष है तो आपका क्या करता है? आपका राज्यसभा और लोकसभा की जब संयुक्त बैठक होती है कभी भी, तो संयुक्त बैठक क्यों होती है? जब आपका जब लोकसभा है वो आपका विपरीत हो और राज्यसभा आपका विपरीत हो, मतलब दोनों में आपका कोई मेल न खा रहा हो, जिसको हाँ कर रहे हो ये इसको मना कर रहे हो, तो एक ज्वाइंट सीटिंग बैठाई जाती है आपकी जो लोकसभा का जिसमें अध्यक्ष होता है, जिसमें
सभी का भी मत विचार विमर्श करके उसमें हल निकाला जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष करता है, तो अनुपस्थिति में यह दायित्व लोकसभा का उपाध्यक्ष। बिल्कुल सही बात है, जब अध्यक्ष नहीं होगा तो काम कौन करेगा? आपका उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, प्रति चक्रवात के केंद्र का अभिलक्षण है। ठीक है, तो प्रतिरक्षण का कौन सा है आपका? उच्च दाब। आपको पता है जो समुद्र में चक्रवात है कितना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब जाता है उस हिसाब से आप ये बहुत डीप है दिख लेते हैं। प्रति चक्रवात वृत्ताकार समताप रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का एक ऐसा चक्र होता है जिसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है तथा बाहर की ओर घटता जाता है, जिस कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर जाती हैं। परिरक्षण उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं, परंतु भूमध्य रेखीय भागों में इसका सर्वदा अभाव रहता है। ठीक है, आपको पता होगा जो कैसा था आपका क्या होता है, जैसे हाई प्रेशर रहता है केंद्र में और यहाँ से हाई प्रेशर रहता है और जो आपका साइड लास्ट बॉर्डर पे जाता है आपका लो प्रेशर हो जाता है, जिसमें क्या होता है हवाएं क्या होती हैं आपका हाई प्रेशर तो लो प्रेशर की ओर आपकी हवाएं जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है आपका चक्रवात आता है। ठीक है, आप आई होप आप समझ रहे होंगे। देखते हैं राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान स्थित है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात आपको कहा है, आपका पणजी में आपका क्या होता है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान आपका स्थित है। देखें और जो प्रमुख आपके संरचना उनको देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर? चेन्नई में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे? पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे? पुणे में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पे? आपका बेंगलोर में। देखिए इसरो वगैरह जो भी आपका DRDO का ऑप्शन वहाँ कहाँ पाया जाता है? आपका बेंगलोर में। ठीक है, देखते हैं तूतीकोरिन का मत्स्य पतन स्थित है। तूतीकोरिन कहाँ पे? कोरोमंडल। आपको याद रखिएगा कोरोमंडल कोस्ट में आपका स्थित है। ठीक, तूतीकोरिन मत्स्य पतन कोरोमंडल तट का स्थित है, जो आपका कहाँ पे? आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय भागों को कोरोमंडल कहा जाता है। जिस कोरोमंडल आपका ये पता है आपका जो ये भारत है आपका दक्षिणी जो भारत है आपका जो यहाँ पे तमिलनाडु कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है और आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे पाया जाता है। तो इनके जो इस भाग को कहा जाता है आपका क्या कहा जाता है? कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल आपका इस भाग को आपका कहा जाता है। तो कभी सिंपल से आ जाता है कि भारत के इस क्षेत्र को आपको क्या कहा जाता है? आपको क्या जाता है? कोरोमंडल कहा जाता है। ठीक है, देख लेते हैं आपका उत्तरी सरकार से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय मैदानों को तत्काल कटिंग या उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। कोंकण जो तट है गुजरात से गोवा तक तटीय मैदान कोंकण तट कहलाता है। मालाबार तट मंगलूर से कन्याकुमारी तक का तटीय मैदान मालाबार तट कहा जाता है। मालाबार तट में पश्चिम जिले में बेंगलुरु की वैधता जिन्हें कयात कहा जाता है। कन्नड़ जो तट होता है आपको कन्नड़ पता है आपका गोवा जो कर्नाटक आपका जो आपका यहाँ पे जो गोवा है और यहाँ पे जो बेंगलुरु का आपको जो कर्नाटक है क्या बेंगलुरु तथा क्षेत्र कन्नड़ तट या अत्यधिक संकर और मैदानी क्षेत्र है, इस तरह कन्नड़ तट आपको कहा जाता है। यहाँ कौन सा आपका कोरोमंडल कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इंडोनेशिया जो आपका नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कहलाता है। नारियल का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में इंडोनेशिया द्वारा किया जाता है तथा दूसरे और तीसरे क्रम फिलीपींस और इंडिया 3 पे इंडिया कहाँ पे आता है आपका? जो इंडिया होता है आपका कहाँ पे आता है? आपका 3rd स्थान पे आपका पाया जाता है आपका नारियल के उत्पादन। नारियल का उत्पादन आपको पता है इंडिया में कहाँ पे होता है? आपका केरला में आपका सबसे ज़्यादा आपका नारियल का उत्पादन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखते हैं एक क्वेश्चन देगा, ये 2007 का है। 44,570 टन के विमान वाहक एडमिरल गोर्स्को को भारत और रूस के बीच हस्ताक्षरित 6,900 करोड़ रुपए की पैकेज डील के अंतर्गत भारत के लिए सेवेरोडोनेस्को में अनुरूपांतरित रेट्रोवेल किया गया है। उसे नाम दिया गया क्या? NS विक्रमादित्य। आपको पता होगा, आप अगर करंट अफेयर बिल्कुल फॉलो करते होंगे तो एक तो भाई पास IS विक्रमादित्य थे, एक कौन सा INS आपका विक्रांत आ गया है भारत के पास। ठीक है, विक्रांत जिसमें आपका जिस लगभग 1600 लोगों के बैठने की चीज़ में क्षमता है। ठीक है मैंने, और ये आपका कितना 45,000 टन के आपका इस तरह से आपका वजन उठाने वाला आपका INS विक्रांत है। ठीक है, देखते हैं इसमें एडमिरल गोर्स्को को भारत के रूस हस्तांतरित किया गया जिसका नाम INS विक्रमादित्य है। 14 जून 2014 को यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा। इसका पुनर्निरीक्षण उज्जैन के महान शासक विक्रमादित्य के नाम पर हुआ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य क्या था? तो आपका 8%। ये थोड़ा डीप हो गया। देखो जैसे आपकी कितनी अब तक आपकी 12 पंचवर्षीय 5 ईयर जो प्लान होते हैं। ठीक है, इसके बाद 5 ईयर के प्लान में की जगह आपका कौन से आपका नीति आयोग आपका लाया गया। नीति आयोग 1 जनवरी आपको 2015 में आपका नीति आयोग लाया गया। उससे पहले क्या होता था आपका? इससे पहले क्या था आपका कि जो आपका
5 ईयर प्लान था। 5 ईयर प्लान आपका नीति आयोग के ठीक है। आपको पता होगा जो फर्स्ट आपके गाड़ी के लिए जो आपकी किसी पे जो फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था आपका कृषि पे आधारित था। ठीक है। जो आप सेकंड का आएगा उसमें क्या औद्योगिकरण पे आपका ध्यान दिया गया। ठीक है। इस तरह से आपका लगभग एक जब इससे पूछा जा सकता है कि कब नहीं आई पंचवर्षीय योजना, तो आपको 1966 के से आपको 1969 के बीच जो आपका टाइम पीरियड, इस समय जो पर जो सी योजना है आपका गैप हॉलीडे जिसमें माना जाता है। ठीक है। तो देखते हैं आपको ये तो टारगेट आपको एक तरह से इतना डीप तो नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन आप थोड़ा सा देख के जा सकते हैं कितने का टारगेट है, कितना अब सरकार ने अचीव किया। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सालाना 8% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य दिया गया था। इसकी जो आपकी समयावधि थी 2002 से 2007 की थी। इसकी 10वीं योजना में आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य 7.9% उपलब्धि 7.7% या समृद्धि अब तक की सीसीबी योजना की सर्वाधिक है। ठीक है। वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू है जिसकी समयावधि 2012 से 2017। इसकी अवधारणा का केंद्र बिंदु तीव्र संतोषमय और अधिक समावेशी विकास है। इसमें वार्षिक जीडीपी वृद्धि पर 8% लक्षित की गई है तथा औसत वार्षिक केंद्रीय राजकोषीय घाटा इस योजना अवधि में जीडीपी के 3.25% स्थापक सीमित रखने का लक्ष्य बनाया गया है। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण के बाद आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए यूएस और कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है। तो कौन सा ऑपरेशन इन्फानाइट जस्टिस आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण के बाद आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन इन्फानाइट आपका जस्टिस चलाया गया है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 25 क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई में बर्लिन जर्मनी में आयोजित फीफा की फुल फॉर्म भी आ जाए फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डीप फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है। विश्व कप का फाइनल निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट हो जाए, इटली ने जीता। 2006 का फीफा विश्व कप इटली ने जीता था, उपविजेता फ्रांस था। 2014 का फीफा कप ब्राजील में संपन्न होता था, इसमें विजेता जर्मनी तथा उपविजेता अर्जेंटीना था। 2018 का फीफा कप कहाँ पे रूस में था। 2022 का आपका कतर में आयोजित होगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा और ये आपके एचपीएस जो 2000 CPW 2007 का जो क्वेश्चन पेपर उसको हमने डिस्कस किया। तो इसमें पहले क्या होता है 25 क्वेश्चन ही आपका नॉन टेक होता था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए हो, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ एंड थैंक यू।